डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ीनॉन कंपाउंड्स। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था नोबल गैसेस के बारे में। तो नोबल गैसेस में हमने कहा था कि यूजुअली उनका क्या रहता है, आपका जो ऑक्टेट शेल होते हैं या वैलेंस शेल होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड रहता है। ठीक है, तो उसकी वजह से उनका जो आयनाइजेशन एनर्जी रहता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो यूजुअली बहुत हाई रहता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। ठीक, तो ये है जो नोबल गैसेस का एलिमेंट्स है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। तो इनका अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये इनका आयनाइजेशन एनर्जी है जो कि डाउन द ग्रुप आते आते क्या होता है, रिड्यूस होते जा रहा है। ठीक है, हीलियम की बात करें तो 2372 कैलोजूल पर मोल इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स कि इलेक्ट्रॉन को वहां से एटम से निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए। फर्स्ट आयनाइजेशन मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वहां पे वो स्टेबल कन्फिग्रेशन में है तो उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है। 2372 नियॉन की बात करें तो 2080, आर्गन की बात करें तो 1521, क्रिप्टॉन की 1351, जिनॉन की 1170 और रेडॉन की 1073। तो डाउन द ग्रुप आते आते इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नीचे आते आते इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, अब यूजुअली क्या होता है, जो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है या क्रिप्टॉन तक, ये क्या रहता है, यूजुअली अनएक्टिव रहता है, अनएक्टिव या अनरिएक्टिव रहता है। Due to high ionization energy, these first three or four elements of noble gases are very अनरिएक्टिव या अनएक्टिव। ठीक है, अब यूजन जीनॉन पे आते आते इसका एनर्जी क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है, 1170 कैलोजूल पर मोल के हिसाब से आ रहा है। रेडॉन पे उससे भी डिक्रीज होकर आपका क्या रहता है, 1073 इनका आयनाइजेशन एनर्जी आ रहा है। ठीक है, अब यहां तक क्योंकि हम देखा है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इनका ज्यादातर कंपाउंड नहीं बनता है। ठीक है, अब जीनॉन पे आके आपका क्या हो रहा है, कुछ कंपाउंड्स जीनॉन बनाता है जो कि नोबल गैसेस में सबसे ज्यादा जो केमिस्ट्री जिसका स्टडी किया गया है, जिससे का कंपाउंड बनाया गया है, वो है आपका जीनॉन। रेडॉन का भी फ्लोरीन के साथ एक या दो कंपाउंड स्टडी किया गया है। तो मोस्ट जो स्टडीड नोबल गैसेस है, ठीक है, मोस्ट स्टडीड नोबल गैसेस इज जीनॉन। जो जीनॉन का केमिस्ट्री हाईली स्टडीड केमिस्ट्री है इन दी नोबल गैस ग्रुप। हीलियम क्योंकि हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से इतना एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो ये कंपाउंड नहीं बनाते हैं। नियॉन भी इनएक्टिव है, आर्गन भी है, क्रिप्टॉन एक दो बनाते हैं, रेडॉन एक दो बनाता है, और जो सबसे ज्यादा जो बनाया है वो क्या है, आपका जीनॉन है। तो यही नोबल गैसेस में आप आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जीनॉन के कंपाउंड। जीनॉन के कंपाउंड्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, जीनॉन का मेन जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है वो है फ्लोराइड्स। जीनॉन ऐसा एक आपका नोबल गैसेस है जो कि डायरेक्टली रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ, फ्लोराइड्स बनाते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे, एक यहाँ पे फ्लोराइड डिस्कस करेंगे, जीनॉन फ्लोराइड, ऑक्साइड डिस्कस करेंगे और ऑक्सी फ्लोराइड डिस्कस करेंगे। तो जीनॉन क्या करता है, जीनॉन डायरेक्टली आपका रिएक्ट करता है विथ फ्लोरीन के साथ, वहां से आपका बनाता है फ्लोराइड्स। ठीक है, जीनॉन फ्लोराइड्स बनाता है। अब जब हम ऑक्साइड्स और ऑक्सीफ्लोराइड्स की जब हम बात करते हैं तो ये ऑक्साइड डायरेक्ट जीनॉन नहीं बनाता है, जबकि आपका ये फ्लोराइड्स हाइड्रोलिसिस हो गया वाटर के साथ मिलके आपका क्या बनाता है, जीनॉन ऑक्साइड्स बनाता है, और यही जीनॉन ऑक्साइड से आपका ऑक्सी फ्लोराइड्स बनते हैं। तो ये ट्रेंड है। ठीक है, जीनॉन सिर्फ आपका फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है, वहां से आपका जीनॉन फ्लोराइड्स बनेंगे, जीनॉन फ्लोराइड से आपका जीनॉन ऑक्साइड बनता है, और यहीं से आपका ऑक्सी फ्लोराइड्स बनते हैं। तो ये ट्रेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोबल गैसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला
रियल नोबल गैस कंपाउंड जो बना था वो बना था आपका 1962 में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट रियल कंपाउंड ऑफ noble gases was मेड इन 1962 में। जो पहला आपका नोबल गैसेस का जो कंपाउंड बना था, जो फर्स्टली रियल कंपाउंड ऑफ नोबल गैस इन्वेंशन में आया था, वो आया था 1962 में। इससे पहले लोग ये समझते थे कि क्योंकि इनका वैलेंस शेल पूरा है, ऑक्टेट पूरा है, तो ये क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है, इतना रिएक्टिव नहीं रहता है। ड्यू टू अनरिएक्टिविटी या इनएक्टिवनेस यूजुअली आपके नोबल गैसेस का कंपाउंड लोग समझते थे कि ये कंपाउंड नहीं बनाएंगे। तो जो पहला रियल कंपाउंड ऑफ नोबल गैस बना था आपका 1962 में। कैसे बना था, इसके पीछे कुछ स्टोरी है कि ये पहला कंपाउंड बना कैसे था। तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम है बार्टलेट एंड दूसरा उसका नाम था लोहमैन। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट काम कर रहे थे किस पे, कि उन्होंने यूज किया था आपका प्लेटिनम फ्लोराइड PTF6। ठीक है, ये वाला कंपाउंड उन्होंने यूज किया था प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। किस चीज के लिए, आपका एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज डाइऑक्सीजन। उन्होंने ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया था, किसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, डाइऑक्सीजन को। ठीक है, डाइऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने के लिए उन्होंने प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड यूज किया था। ठीक है, जब उन्होंने ये वाला रिएक्शन परफॉर्म किया PTF6 प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, उन्होंने ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइज, डाइऑक्सीजन की ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज किया, तो यहां उन्हें ऐसा कुछ कंपाउंड्स मिला। ठीक है, O2 पॉजिटिव, इसके साथ PTF6 ये वाला कॉम्प्लेक्स इनको मिला है। उन्होंने ये रिएक्शन परफॉर्म किया। अब क्या हुआ, जब उन्होंने ये रिएक्शन परफॉर्म किया तो उनको वहां उसका जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज O2 डाइऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी था, ठीक है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यही इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही एनर्जी की वजह से जब इलेक्ट्रॉन वहां से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तभी वो रिएक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो इसके ऑक्सीडेशन के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी था वो उनको मिला, sorry, the first ionization energy for oxidation of O2 to O2 plus इस वो इनको मिला अराउंड 1165 किलो जूल पर मोल के बराबर। ठीक है, इस रिएक्शन से इनको जो डाइऑक्सीडेशन की डाइऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी मिला वो मिला अराउंड 1165 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहां से आइडिया मिला कि ये जो 1165 किलो जूल पर मोल एनर्जी है ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने के लिए, इतना आयनाइजेशन एनर्जी मिल रहा था। ठीक है, उनको इतना आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ा था। तो ये वाला आयनाइजेशन एनर्जी में जब हो रहा था जिनॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी उनको मिला विच इज almost the same is the value of first ionization energy for जीनॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर मिला था, जो कि आपका 1170 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जब इस डाइऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन किया प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ, तो उनको वहां पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मिला वो 1165। यहां से इनको आइडिया मिला कि ये एनर्जी और जो
जीनॉन की फर्स्ट ऑक्सीडेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, जीनॉन को Xe प्लस बनाने के लिए जितना एनर्जी की जरूरत पड़ता है वो दोनों क्या आ रहा था, क्लोज आ रहा था। ये 1165 कैलूजूल मोल है और जो जीनॉन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपका 1170 कैलू जूल पर मोल है Xe से Xe पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां से उनको आइडिया मिला भाई ये एनर्जी दोनों कंपेरेबल है, तो उन्होंने कहा कि ये वाला जीनोन जो है वो इस प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ रैक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी बराबर दे रहा था। अब क्या हुआ, तो यहां से उन्होंने प्रिडिक्शन लगाया कि जो आपका जीनॉन है वो रैक करना चाहिए प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या आ रहा था वहां पे अराउंड सेम आ रहा था। ठीक है, ये 1170 वो 1165 किलो जूल पर मोल था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया था कि अब उन्होंने क्या करना है, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन करना है जीनॉन के साथ। ठीक है, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड का जीनॉन के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड गैसेस है इसका कलर जो आता है ये आपका डीप रेड आता है। ठीक है, डीप रेड कलर का प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड और जीनॉन गैसेस का उन्होंने क्या किया, सील्ड बॉटल में उन्होंने इन दोनों को रिएक्शन कराया। ठीक है, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड और जीनॉन का रिएक्शन कराया, तो वहां से उनको एक येलो सॉलिड क्या मिला, येलो सॉलिड। वहां से इनको इस रिएक्शन से रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हुआ, वहां से उनको क्या मिला, एक येलो सॉलिड मिला। ठीक है, उन्होंने ये सोचा कि ये जो येलो सॉलिड है, ठीक है, वो क्या होगा, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड इनका कॉम्प्लेक्स सोचा। उन्होंने सोचा कि ये जो कॉम्प्लेक्स जो है वो जीना कॉम्प्लेक्स है बिटवीन जीनॉन एंड हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। ठीक है, प्लेटिनेट 5 का उन्होंने सोचा कि ये वाला कॉम्प्लेक्स इन दोनों के बीच में बना होगा, लेकिन ये रिएक्शन इतना आसानी नहीं था, ये एक्चुअली बना नहीं था, ये कॉम्प्लेक्स बना नहीं था। जो एक्चुअल रिएक्शन वहां पे जो हुआ था वो इससे थोड़ा क्या था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, तो यहां पर रिएक्शन कैसे हुआ, ठीक है, वो रिएक्शन अगर हम देखें तो वहां पे कॉम्प्लेक्स क्या बना है, वो रिएक्शन हम देखेंगे। जीनॉन फ्लोराइड ये वाला जीनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट है। ठीक है, ये रिएक्शन ऐसे परफॉर्म हो रहा था कि जब इसको PtF6 के साथ रूम टेम्परेचर पे अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस पे जब ये रिएक्शन किया तो उनको पहले स्टेप में ऐसा एक कॉम्प्लेक्स मिल रहा था XeF प्लस और PtF6 माइनस। ठीक है, ऐसा फर्स्ट स्टेप में उनको ऐसा एक कॉम्प्लेक्स मिला। नेक्स्ट में जब उन्होंने इसको फीड किया PtF5 के साथ अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, अराउंड नहीं 60 डिग्री सेल्सियस पे उन्होंने क्या किया, इसको हीट किया, रूम टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, तो वहां से उनको एक्चुअल कॉम्प्लेक्स मिला जो कि ऐसा था। XeF प्लस था, जो कैटेन था वो ये था, और इसके एनाइन जो थे आपका Pt2F क्या था, F यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 11 आ रहा था नेगेटिव। एक्चुअल जो कंपाउंड्स इस रिएक्शन से बना था बिटवीन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड एंड जीनोन के बीच में, वो येलो जो सॉलिड था वो ये वाला कॉम्प्लेक्स बना था। इतना आसानी नहीं था कि ये जीनोन और हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट 5 नहीं बना था, बल्कि ये वाला कॉम्प्लेक्स उस रिएक्शन में इनको मिला था। ठीक है, XeF पॉजिटिव प्लस Pt2F11 नेगेटिव। ठीक है, अब जब इनको ये वाला येलो सॉलिड मिला उस रिएक्शन से,
तब वो उसके बाद इनको आइडिया हुआ कि भाई ये जिनोन जो है वो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं फ्लोराइड के साथ, ठीक है। इस डिस्कवरी के बाद अब जिनोन और it was founded xenon and फ्लोरीन, ये दो कंपाउंड, एक आपका नोबल गैस जिनोन था और आपका फ्लोरीन था, ये दोनों रिएक्ट कर रहा था एट अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर। जब आप इसको 400 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर ले जाता है इन दोनों के बीच में रिएक्शन करने पे, तो यहां पे उनको मिलता था कलरलेस सॉलिड टू गिव ए कलरलेस volatile solid जो कि इनको बना था XeF4 ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड। ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड वहां से मिल रहा था जब ज़ीनोन और फ्लोरीन को अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करने पे इनको एक कलरलेस वोलेटाइल सॉलिड मिला जो कि था XeF4। यहां से इनको पता चला कि भाई ज़ीनोन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स बना सकता है, ठीक है। वहां से फिर क्या हुआ ये वाला फिर आगे ज़ीनोन की केमिस्ट्री पे काम होना स्टार्ट हुआ और बहुत ज्यादा जो मोस्ट नोबल गैसेस में जो सबसे ज्यादा स्टडीड कंपाउंड एलिमेंट है वो है आपका जीनोन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स। और ये जो जीनोन फ्लोराइड्स था ये आइसोस्ट्रक्चरल था और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर था आपका दूसरा कंपाउंड था ICl4 नेगेटिव। ये दोनों क्या था आपको आइसोस्ट्रक्चरल था, इन दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम था और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या था सेम, इन दोनों के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम था। एक आपका ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड, दूसरा आपका आयोडीन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसके बाद आपका जो ज़ीनोन केमिस्ट्री का डिस्कवरी करना या ज़ीनोन केमिस्ट्री पे काम करना स्टार्ट हो गया और इसके बाद बहुत सारा काम ज़ीनोन केमिस्ट्री पे अब जो इस डिस्कवरी के बाद आपका एक्चुअली ज़ीनोन पे या हम कह सकते हैं नोबल गैसेस में ज़ीनोन एलिमेंट्स पे काम करना स्टार्ट हो गया। और जो सबसे पहले जो कंपाउंड्स बना था वो था आपका ज़ीनोन फ्लोराइड, ठीक है। वो क्या था जो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ज़ीनोन फ्लोराइड से जो पहला कंपाउंड जो बना है ज़ीनोन का वो है ज़ीनोन फ्लोराइड, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा था कि ज़ीनोन जो है वो डायरेक्टली फ्लोरीन, ज़ीनोन आपके क्या हो रहा है फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कर रहा था, ठीक है। ज़ीनोन और फ्लोरीन के बीच में F2 के बीच में डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा था, ठीक है। अब हमने कहा कि जब हम ज़ीनोन और फ्लोरीन को 400 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको जब रिएक्शन करते हैं तो वहां से इसको करना है आपको सील्ड निकल वेसल में। जब आप ज़ीनोन और जो आपका फ्लोरीन है F2 है, जब आप इसको सील्ड वेसल्स में जब आप इसको 400 डिग्री सेल्सियस पे रैक करते हैं तो आपको वहां से ज़ीनोन फ्लोराइड ज़ीनोन फ्लोराइड्स वहां से आपको मिलता है। जब आपने ज़ीनोन और फ्लोरीन को रैक करते हैं एंड एट 400 डिग्री सेल्सियस इन ए सील्ड निकल वेसल, वहां से आपको ज़ीनोन फ्लोराइड मिलता है। और ये जो ज़ीनोन फ्लोराइड कौन सा बनेंगे, इसका जो प्रोडक्ट
का नेचर जो है वो डिपेंड करेंगे आपका जीनोन और फ्लोरीन की रेशो पे, जीनोन और फ्लोरीन के रेशो पे डिपेंड करेंगे कि इसमें से, इस रिएक्शन में से आपका कौन सा जीनोन फ्लोराइड मिलेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस रेशो पे आपका कौन सा जीनोन फ्लोराइड मिलता है। तो आप क्या किया कि हमने जीनोन का रिएक्शन किया आपका F2 के साथ। जीनोन का जब आप इसका रेशो 2:1 रखता है, ठीक है, मिक्सचर में जब आप रेशो रखता है जीनोन और फ्लोरीन का 2:1, तो उसमें आपको मिलता है XeF2 जीनोन डाइफ्लोराइड। जब रेशो 2:1 रखेंगे तो वहां से आपको मिलेगा जीनोन डाइफ्लोराइड। अगर इसी रिएक्शन में XeF2 रिएक्शन हो रहा है, इसका अगर रेशो हम 1:5 रखेंगे मिक्सचर में, ठीक है, क्या रखना है 1:5, 1 रेशो आपका जीनोन रखना है और 5 रेशो आपका क्या रखना है, आपका F2 रखना है। तो यहां से आपको क्या मिलेंगे XeF4 मिलता है। ठीक है, इसी रिएक्शन में XeF2 की रिएक्शन में जब आप रेशो को चेंज करके 1:20 रखेंगे मिक्सचर में, ठीक है, 1:20 रखेंगे, तो वहां पे आपको मिलेंगे XeF6। ये 3 जीनोन फ्लोराइड्स कंपाउंड आपको मिलेंगे। कैसे करना है आपको, रिएक्शन सेम होगा क्योंकि जीनोन और फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन होता है 400 डिग्री सेल्सियस पे, और कौन सा फ्लोराइड बनेंगे वो डिपेंड करेंगे आपका जीनोन और फ्लोराइड के रेशो पे। तो अगर आप 2:1 रखेंगे तो आपका जीनोन डाइफ्लोराइड बनेंगे, अगर इसी का रेशो 1:5 रखेंगे तो जीनोन टेट्राफ्लोराइड बनेंगे, और अगर इसी रेशो को आप 1:20 रखेंगे तो यहां से आपको जीनोन हेक्साफ्लोराइड मिलेंगे। ठीक है, ये तीनों जो फ्लोराइड्स है ये आपका क्या है, all these xenon fluorides are white पाउडरी सॉलिड। सब क्या है, व्हाइट है, पाउडर फॉर्म में है और सॉलिड है। ठीक है, ये 3 इस जो फ्लोराइड का, जीनोन फ्लोराइड के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि जीनोन का कंपाउंड फ्लोराइड, ये 3 वेल नोन जीनोन फ्लोराइड है, जीनोन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड एंड हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि जो ये लोअर फ्लोराइड्स है जैसे कि XeF2 है, जब आप इसको फर्दर फ्लोरीन के साथ हीट करते हैं तो आपका हायर फ्लोराइड्स बन सकता है, XeF6 बन सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है। कुछ पॉइंट्स जो याद रखने हैं वो हम यहां पे लिखेंगे। The lower xenon fluorides form higher xenon फ्लोराइड। जो आपका लोअर जीनोन फ्लोराइड्स है वो आपका हायर जीनोन फ्लोराइड्स बना सकता है कब, व्हेन हीटेड। किसके साथ हीट करना होगा आपको, F2 के साथ, विथ F2 अंडर प्रेशर। तो जो लोअर फ्लोराइड्स है वो आपका हायर फ्लोराइड्स बनाता है जब आप इसको F2 के साथ आपका अंडर प्रेशर आप इसको रिएक्शन करेंगे। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो जीनोन फ्लोराइड्स है वो एक तो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरा ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। ये दूसरे कंपाउंड्स में फ्लोरीन को ऐड कर सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द फ्लोराइड्स आर extremely strong oxidizing agent, एंड एक तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड और इसके साथ ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी है। ठीक है,
ये इसका जो हमारा फ्लोराइड्स है, ज़ीनॉन फ्लोराइड्स है, इनका प्रॉपर्टी है। एक तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, और दूसरा ये क्या है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। अब देखते हैं कि ये ऑक्सीडाइज कैसे करता है। ठीक है, एक दो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा ज़ीनॉन फ्लोराइड्स है, एक तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, या हाइड्रोजन को हम कह सकते हैं ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ज़ीनॉन फ्लोराइड्स react quantitatively with हाइड्रोजन इस फोर्स। ठीक है, ऐसे हम कुछ रिएक्शन देखेंगे जहां पे वो क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, या हाइड्रोजन के हम कह सकते हैं क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। जैसे कि आपका ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, HF बनाएंगे, और इसके साथ आपका ज़ीनॉन क्या होगा, बाहर आएंगे। ठीक है, 2H है, 2F है। इसी तरह आपका ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड है। ठीक है, XeF4, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ भी 4 मॉलिक्यूल ऑफ HF बनाएंगे, और इसके साथ आपका ज़ीनॉन क्या होगा, इस रिएक्शन में बाहर आएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, या XeF6 है, ये फिर 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 6 HF मॉलिक्यूल बनाएंगे, और क्या करेंगे, ज़ीनॉन इस रिएक्शन में बाहर होंगे। ठीक है, आपका क्या होगा, प्योर ज़ीनॉन यहाँ इस रिएक्शन से बाहर होंगे। ये मींस क्या कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है जहां पे हमने क्या कहा था कि ये जो फ्लोराइड्स है वो एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और दूसरा फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। और ये क्या करता है, ये जो ज़ीनॉन फ्लोराइड है ये ऑक्सीडाइज कर देता है क्लोराइड को, आपका क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, या आयोडाइड को आपका I2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसी के साथ ये क्या करता है, आपका जो सीरियम है, ठीक है, सीरियम जो थर्ड है, सीरियम जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसको वो ऑक्सीडाइज करके सीरियम +4 ऑक्सीडेशन में चेंज कर देता है। ठीक है, रिएक्शंस देखते हैं, जैसे कि आपका XeF2 है, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड है, ये आपका HCl के साथ रिएक्ट होके यहां से आपका बनता है एक तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके साथ आपको यहां से बनेंगे Cl2, और यहाँ पे आपका मिलेगा ज़ीनॉन। ठीक है, Cl2 और ज़ीनॉन यहाँ पे आपका मिल जाएंगे। अब यहाँ पे 2, क्योंकि फ्लोरीन 2 है तो 2HF मिलेंगे, इसी के साथ आपका Cl2 और ज़ीनॉन। यहाँ पे क्या हुआ, क्लोराइड को आपका क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर दिया है। ठीक है, XeF4 है, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ये आपका पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट होके, मींस यहाँ पे क्या है, आयोडाइड आयन है, के पॉजिटिव आई नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाते हैं, आपका KF बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ आपका ज़ीनॉन बनाएंगे, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ I2 यहाँ से आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, 4 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी 4, मींस यहाँ पे क्या क्या, आयोडाइड को आयोडीन में इन्होंने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया है। ठीक है, यही इसका की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है आपका जो फ्लोराइड्स है। देखते हैं सीरियम थर्ड को कैसे सीरियम 4 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहां पे देखो आपका XeF2 है, प्लस आपका सीरियम सल्फेट है। ठीक है, इसके साथ आपका सल्फेट आयन, जब ये रिएक्शन होता है, यहाँ पे क्या है 3 to 6, फिर यहाँ पे +3 इसका सीरम का क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगे। जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पे आपका 2CeSO4 ट्वाइस प्लस आपका यहाँ पे
Xe और यहाँ पे आपके क्या मिलेंगे F2 इस रिएक्शन में आपको मिल जाएंगे। मीन्स यहाँ पे 2 to 4 मीन्स यहाँ पे सीरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कितना हुआ 4 +3 से आपका +4 में ये क्या इसने क्या कर दिया ऑक्सीडेशन कर दिया आपकी सीरियम का। ठीक है, तो ये यहां से हमें पता चलता है कि जो आपका जिनॉन फ्लोराइड्स है वो बहुत आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है इनका फ्लोरिनेटिंग प्रॉपर्टी। क्या डिस्कस करेंगे? फ्लोरिनेटिंग प्रॉपर्टी। हमने कहा कि ये जो फ्लोराइड्स है वो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट एक्ट करता है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं दे फ्लोरिनाइट कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स को क्या करता है फ्लोरिनाइट करता है, मींस फ्लोरीन ऐड करता है। एग्जांपल लेते हैं आपका XeF4 है जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। जब आप इसको सल्फर टेट्राफ्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो आपका ये जीनोन आता है और इसका SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड आपको यहां से मिलता है। ठीक है, 4 और यहाँ पे आपका क्या रहेगा 2 रहेंगे। ठीक है, 4 to 8 4 12 यहाँ पे भी आपका 2 सल्फर और 6 to 12 आपका क्या रहेगा फ्लोरीन करेगा। ये एक एग्जांपल है जहाँ पे ये क्या करता है फ्लोरिनेट करता है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड को सल्फर हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट किया है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं XeF4 का। जब हम रिएक्शन करते हैं तो प्लेटिनम के साथ तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है जीनोन मिलता है, इसी के साथ प्लेटिनम टेट्राफ्लोराइड PTF4 यहाँ पे आपको इस रिएक्शन से मिलता है। तो इसने क्या किया प्लेटिनम का फ्लोरिनेट किया, प्लेटिनम फ्लोरीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका फ्लोराइड के बारे में जो कि क्या है एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है और दूसरा आपका फ्लोरिनेटिंग एजेंट एक्ट करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंपाउंड हुआ जिनॉन का फ्लोराइड्स। कितना फ्लोराइड था? एक तो आपका जिनॉन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड। नेक्स्ट जो होगा वो है आपका जिनॉन ऑक्साइड। जो सेकंड वाला है क्या बनेंगे जिनॉन ऑक्साइड्स। किससे बनता है ये ऑक्साइड? तो हमने कहा कि जो आपका जिनॉन है वो डायरेक्ट रिएक्ट करता है किसके साथ फ्लोरीन के साथ। यहां से आपका क्या बनता है फ्लोराइड्स बनता है, जिनॉन फ्लोराइड्स बनता है। ये वाला जिनॉन फ्लोराइड फर्दर फिर हाइड्रोलिसिस होके या वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बनाता है जिनॉन ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, जिनॉन ऑक्साइड्स बनाता है। जिनॉन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, फिर ये जो फ्लोराइड्स है वो डिफर करता है रिएक्टिविटी में विथ वाटर के साथ। ठीक है, ये जो जिनॉन फ्लोराइड्स है डिफर करता है इन देयर रिएक्टिविटी विद वाटर। वाटर के साथ इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाता है डिफर कर जाता है। आपका जिनॉन डाइफ्लोराइड आपका स्लो रिएक्ट करता है, फिर आपका जिनॉन तो ये रिएक्टिविटी क्या हो जाता है डिफर हो जाता है। डिफरेंट आपका जिनॉन फ्लोराइड्स वाटर के साथ डिफरेंट रेट के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जिनॉन डाइफ्लोराइड की बात करेंगे XeF2 की बात करेंगे तो ये एक तो वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर में सॉल्युबल रहता है। बल्कि इनकी हाइड्रोलिसिस जो है वो बहुत स्लो रहता है। ठीक है, XeF2 क्या रहता है आपकी सॉल्युबल इन वाटर तो रहता है, वाटर में सॉल्युबल ये हो जाता है, लेकिन जो इनकी हाइड्रोलिसिस है वो बहुत स्लो है। ठीक है, बट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस इसके हाइड्रोलिसिस क्या हो जाता है वाटर में बहुत स्लो हो जाता है। सॉल्युबल तो हो जाएगा वाटर में लेकिन हाइड्रोलिसिस बहुत स्लो हो जाता है। तो लेकिन ये जो अगर हम इसमें एल्कली ऐड करते हैं तो इसके हाइड्रोलिसिस का रेट बढ़ जाता है। ठीक है,
हाइड्रोलाइसिस is more rapid under अल्कलाइन कंडीशन। ये जो हाइड्रोलाइसिस है वो अल्कलाइन कंडीशन में बहुत रैपिड हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन हम देखें तो आपका XeF2 है, जीनोन डाइफ्लोराइड है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन देखना है। ठीक है, तो यहां से आपका एक तो जीनोन निकल जाता है, दूसरा आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड निकल जाता है और इसके साथ आपका O2 आ जाता है। ठीक है, बैलेंस करते हैं, यहाँ पे O2 बन रहा है तो यहाँ पे 2 बनेंगे, इसके साथ यहाँ पे भी 2 जीनोन बनेंगे, 2HF बनेंगे। ठीक है, 2 नहीं, यहाँ पे 2 4HF बनेंगे और आपका O2 बनेंगे। तो ये पहला जो आपका जीनोन डाइफ्लोराइड है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन इसका हाइड्रोलिसिस बहुत स्लो होता है। अगर हमें हाइड्रोलिसिस को बढ़ाना है तो आपको कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, आपका अल्कलाइन कंडीशन बनाना पड़ेगा। सेकंड है आपका XeF4 एज कंपेयर टू XeF2। हमारा XeF4 रैपिडली क्या है, वायलेंटली आपका वाटर के साथ रैक कर जाता है। XeF4 रैक विथ वाटर वायलेंटली। ठीक है, यहां से आपका क्या मिलता है, गिविंग जीनोन ट्राइऑक्साइड, जो कि क्या है, आपका एक्सप्लोसिव मटेरियल है। ठीक है, आपका जो XeF4 है वो वाटर के साथ वायलेंटली रैक होता है, फिर वहां से आपको जीनोन ट्राइऑक्साइड मिलेंगे, आपका जीनोन का ऑक्साइड वहां से मिल जाएंगे। रिएक्शन देखते हैं, XeF4 है, इसका रिएक्शन होना है आपका H2O वाटर के साथ, यहां पे आपको मिलेंगे एक तो XeO3 जीनोन ट्राइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलेंगे। ठीक है, आपके क्या मिलेंगे, XeO3 मिलेंगे, इसके साथ आपका Xe मिलेंगे, जीनोन भी मिल जाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड मिल जाएंगे और इसके साथ हाफ ऑफ O2 भी मिल जाएंगे। रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ X और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ Xe जीनोन और 12 मॉलिक्यूल ऑफ HF यहाँ पे इस रिएक्शन से आपको मिल जाएंगे। ये तो ये पहला रिएक्शन है जहां से आपका क्या मिलता है, जीनोन ऑक्साइड्स मिलता है। कैसे मिला, आपका जीनोन फ्लोराइड से वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका जीनोन ऑक्साइड यहाँ पे मिल गया है आपको। ठीक है, अब देखते हैं जीनोन हेक्साफ्लोराइड कैसे बिहेव करता है वाटर के साथ। थर्ड है आपका XeF6 जीनोन हेक्साफ्लोराइड। जिस तरह हमने जीनोन टेट्राफ्लोराइड में देखा था वो वाटर के साथ क्या होता है, अच्छे से रैक हो रहा था, तो ये आपका जीनोन हेक्साफ्लोराइड भी वाटर के साथ क्या कर जाता है, रेक्ट विद वाटर वायलेंटली, बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, वायलेंटली आपका क्या हो जाता है, वाटर के साथ रिएक्शन हो जाता है। लेकिन इसका जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ जो रिएक्शन है वो क्या है, हाइड्रोलाइसिस जो है वो बहुत स्लो है, बट अंडरगोस स्लो हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जो है वो बहुत स्लो होता है, किसके साथ, बाय एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ वहां से भी फिर जो स्लो हाइड्रोलिसिस होकर आपको क्या देता है, गिविंग हाईली एक्सप्लोसिव जीनोन ट्राइऑक्साइड। यहां भी आपको क्या मिलेंगे, जीनोन के ऑक्साइड्स मिलेंगे, जीनोन ट्राइऑक्साइड यहां से भी मिल जाएंगे। XeF6 है, जीनोन हेक्साफ्लोराइड वाटर के साथ रैक करके आपका क्या बनाता है, जीनोन XeO3 ट्राइऑक्साइड और एक आपका बनाएंगे इसके साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहां पे आपका
बन जाएंगे 6, क्योंकि यहाँ पे भी 6 फ्लोराइड है, तो यहाँ पे XeO3 बन जाएंगे। इसके साथ आपका यहाँ पे आपका 6 HF यहाँ से आपको इस रिएक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, थ्री मॉलिक्यूल ऑफ H3 2 6 और 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, जीनॉन ट्राइऑक्साइड, जो कि क्या है, बहुत हाईली एक्सप्लोसिव है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे आपका क्या बनता है, जीनोन के ऑक्साइड्स बनते हैं। क्या बनेंगे, जीनोन के ऑक्साइड्स बनेंगे। कहा कैसे बना, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ या हाइड्रोलिसिस ऑफ जीनोन फ्लोराइड्स, क्योंकि ऑक्साइड्स और ऑक्सीफ्लोराइड्स डायरेक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो ये सेकंड कंपाउंड हुआ आपका जीनोन का, जो कि था जीनोन ऑक्साइड्स। थर्ड जो आपको बनना है वो है आपका जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड्स। तीसरा जो बनना है वो क्या है आपका, जीनोन का ऑक्सीफ्लोराइड्स बनना है। ठीक है, ऑक्सीफ्लोराइड्स में क्या होगा, आपका ऑक्सीजन भी रहेंगे, आपका फ्लोरीन भी बनेंगे। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, अगर आपका रिएक्शन में जो वाटर की क्वांटिटी रहेंगे वो अगर कम रहेंगे। ठीक है, तो विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर आपकी वाटर की रेशो कम होंगे, ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम रहेंगे, तो यहां पे क्या रहेगा, आपका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस विल अकर। इस रिएक्शन में क्या होगा, जो हाइड्रोलिसिस होंगे वो क्या होगा, पार्शियल होगा। ठीक है, वहां से क्या मिलेंगे, फिर आपको एक कलरलेस लिक्विड मिलेंगे, गिविंग ए कलरलेस लिक्विड मिलेंगे, जो कि क्या होगा आपका जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड्स होंगे, जो कि आपका क्या होगा, वहां पे जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड्स कैसा है, आपका कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, बनेंगे कैसे, जब आपकी रिएक्शन में वाटर की क्वांटिटी कम रहेंगे, वाटर की रेशो कम रहेंगे, तो वहां पे जो हाइड्रोलिसिस होगा वो पार्शियल होगा, कम, आधा ही हाइड्रोलिसिस होगी। फिर वहां पे आपको ऐसा एक कंपाउंड बनेंगे जैसे कि XeOF4, जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड्स, XeOF4। ठीक है, यही प्रोडक्ट आपको तब भी बनेंगे जब आपका जो आपका जीनोन हेक्साफ्लोराइड है, उसका रिएक्शन अगर हम सिलिका या ग्लास के साथ करेंगे, वहां भी आपको क्या मिलेंगे, जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड बनेंगे। ठीक है, जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड will also form when XeF6, xenon hexafluoride, react with either सिलिका SiO2 और गिलास या SiO2 के साथ भी, जब अगर आपका जीनोन हेक्साफ्लोराइड रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बनेंगे, जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड बनेंगे, जैसे आपका XeF6 है। ठीक है, जब हम इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर की क्वांटिटी अगर रिएक्शन में कम रहेंगे, तो आपका यहां से XeOF4 बनेंगे। ये क्या है, आपका जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड, उसी के साथ आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड भी उस रिएक्शन से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो ये रिएक्शन है। दूसरा हमने कहा कि अगर आपका XeF6 है, जीनोन हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको 2XeOF4 मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड, और इसके साथ आपका सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड आपको वहां इस रिएक्शन से मिल जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ XeF6 प्लस SiO2, आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ XeOF4 प्लस आपका SiF4 वहां आपको इस रिएक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड्स के बारे में। आगे देखेंगे ये जो और कैसे आपका जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड्स बनता है।
तो आपका जो जीनॉन ट्राइऑक्साइड के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि जो जीनॉन ट्राइऑक्साइड है वो क्या है, एक्सप्लोसिव है, ठीक है, और वो हाइग्रोस्कोपिक भी है। और वो जो जीनॉन जो आपका ट्राइऑक्साइड है वो रैक करता है आपका जीनॉन रैक विथ जीनॉन हेक्साफ्लोराइड और जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड के साथ रैक करके वो दूसरे ऑक्सीफ्लोराइड्स बनाता है। जैसे कि हम देखते हैं XeO3 है आपका जीनोन ट्राइऑक्साइड, ये रैक करता है XeF6 के साथ, जीनोन हेक्साफ्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे आपको फर्दर XeOF4 इस रिएक्शन में मिलता है, जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 मॉलिक्यूल ऑफ 6 4 3 12 6 2 12 3 मॉलिक्यूल ऑफ जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड इस रिएक्शन में आपको मिलेंगे। देखेंगे जीनोन ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन आपका XeOF4 जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड के साथ, तो इसमें आपका दूसरे टाइप का ऑक्सीफ्लोराइड्स आपको इस रिएक्शन में मिलेंगे, XeO2F2 इस रिएक्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बैलेंस करते हैं 2 जीनोन इधर 2 2 4 3 1 4 एंड 4 आपका फ्लोराइड्स। ऐसे ये वाला वेल बैलेंस्ड रिएक्शन हुआ जिसमें क्या हुआ, जीनोन ट्राइऑक्साइड से आपका जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड आपका जीनोन दूसरे टाइप का, एक तो जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड, दूसरा XeO2 दूसरे टाइप का जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड इस रिएक्शन में आपको मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे आपका फर्दर जो जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स आपका बनता है। तो इस जो ऑक्साइड है, ये जो जीनोन ट्राइऑक्साइड है, ये वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर में ये सॉल्युबल हो जाता है, बट आयनाइज नहीं हो जाता है, आयनाइज नहीं हो जाता है। लेकिन अगर हम अल्कलाइन कंडीशन बनाएंगे, पीएच को अगर हम अबाउट 10.5 ले जाएंगे, तो वहां क्या आपको बनता है, जीनेट आयन बनता है, ठीक है। जीनेट आयन कैसे बनता है, आपका XeO3 है, ये वाटर में सॉल्युबल तो है, लेकिन जो आयनाइज नहीं होता है। इसको आयनाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको अल्कली के साथ आपका जो पीएच है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पीएच को आपको ले जाना है अबाउट 10.5, अबाउट 10.5। जब आप इस रिएक्शन में पीएच को ले जाएंगे अल्कली के साथ, तो यहां पे आपका क्या बनेगा, जिग्नेट आयन बन जाएंगे, Na पॉजिटिव HXeO4 आपको इस रिएक्शन में मिल जाएंगे, सोडियम जीनेट आप इसे कहते हैं, HXeO4 यहां से आपको मिल जाता है जब आप XeO3 जीनोन ट्राइऑक्साइड को अल्कलाइन कंडीशन में, जिसका पीएच आपको 10.5 से अबो होगा, अब इन दोनों के रिएक्शन करेंगे तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, सोडियम जीनेट मिल जाएंगे, ठीक है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो जीनेट में हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जीनोन का कितना है, 4 2 8 7, और यहाँ पे 1 माइनस ये, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे जीनोन का वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्लोली डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, प्लस जो 6 ऑक्सीडेशन में सोडियम जीनेट है आपका डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है सॉल्यूशन में, फिर यहां से आपका डिस्प्रोपोर्शनेट होकर आपका पर जीनेट यहां पे बन जाता है, ठीक है, पर जीनेट यहां पे इस रिएक्शन से आपका बन जाता है। कैसे देखते हैं, आपका H है, XeO4 है, ठीक है, ये आपका जीनेट आयन है, ये क्या हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है किसमें, आपका जीनेट में। अब यहाँ पे जो जीनेट है XeO6 नेगेटिव, 4 नेगेटिव बनता है, इसके साथ आपका जीनोन बनेंगे इस रिएक्शन में, O2 बनेंगे और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल भी आपका बाहर आएंगे। बैलेंस करते हैं 2HXeO4 + 2OH नेगेटिव, आपका XeO6 इसके बाद Xe और ये वाला बैलेंस, फिर यहाँ पे जो बनता है वो पर जीनेट आयन इस रिएक्शन में आपको मिलता है। तो पर जीनेट में अगर हम देखेंगे तो जीनोन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है,
ऑक्सीजन पे -2 6 to 12 और यहाँ पे +4, तो यहाँ पे आपका +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका ज़ीनॉन स्टेबल फॉर्म में रहता है। ठीक है, कैसे बना ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड, पीएच जब हम अल्कलाइन पीएच 10 अबाउट 10.5 ले जाते हैं तो वहां से आपका जीनेट बना है। ठीक है, तो ये जीनेट स्टेबल नहीं है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, क्या देता है आपका परजीनेट आता है। HXeO4 OH नेगेटिव की प्रेजेंस में आपका परजीनेट यहाँ पे आपका रिएक्शन बनता है। तो ये भी आपका एक टाइप का क्या है, ज़ीनॉन ऑक्साइड्स है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस है कि आपका कैसे ज़ीनॉन ऑक्साइड्स बनता है और कैसे आपका ज़ीनॉन ऑक्सी फ्लोराइड्स बनता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ ज़ीनॉन कंपाउंड्स हमने डिस्कस किया। एक आपका फ्लोराइड, ज़ीनॉन फ्लोराइड डिस्कस किया। इसके बाद आपका कैसे ज़ीनॉन फ्लोराइड से ऑक्साइड बनता है वो डिस्कस किया। नेक्स्ट इसके बाद जो हमने डिस्कस किया है वो ज़ीनॉन ऑक्सी फ्लोराइड्स कैसे बनता है वो हमने डिस्कस किया है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ज़ीनॉन कंपाउंड्स में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा बॉन्डिंग होता है और कौन कौन से टाइप का स्ट्रक्चर्स बनता है। एक तो ये कंट्राडिक्टरी है स्ट्रक्चर्स में, कभी आपका वैलेंस बॉन्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो कभी आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसके स्ट्रक्चर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे FeF2 ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड है वो जनरली क्या होता है, लीनियर मॉलिक्यूल रहता है। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल रहता है और यहाँ पे जो आपका ज़ीनॉन F2 XeF2 में जो ज़ीनॉन और F के बॉन्ड डिस्टेंस है, ज़ीनॉन और F के बॉन्ड डिस्टेंस है, ये आपका अराउंड 2 एंगस्ट्रॉम रहता है। कितना रहता है आपका ज़ीनॉन और F के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस रहता है वो आपका 2.0 एंगस्ट्रॉम आपका ये वाला बॉन्ड डिस्टेंस रहता है। तो अगर हम इसकी बॉन्डिंग की बात करें तो ठीक है, तो बॉन्डिंग कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसमें। तो यहाँ पे आपका ज़ीनॉन का कौन सा जो ऑर्बिटल यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो है आपका 5। एक तो आपका 5s ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके साथ आपका कौन सा होगा 5p ऑर्बिटल जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके साथ आपका जो 5d ऑर्बिटल है वो क्या है, यहाँ पे एम्प्टी है। ठीक है, एम्प्टी है। ग्राउंड स्टेट में आपका ज़ीनॉन का 5s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p में 6 है और इसके साथ 5d आपका खाली है। तो अब क्या होगा, क्योंकि अभी आपका यहाँ पे 2 फ्लोरीन एटम इसके साथ क्या करना है, रैक करना है। तो यहां से कैसे बनेंगे जगह, 5p से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होके आपका 5d में चले जाएंगे। 5s का इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे, 5p में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होके वो 5d में चले जाएंगे। ठीक है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। अब क्या हुआ, अब आपके पास XeF2 है, 2 फ्लोरीन एटम है आपका जो कि रिएक्शन करना है किसके साथ, आपका ज़ीनॉन के साथ रिएक्शन करना है। तो यहां पे क्या होगा, ये जो जहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां पे आपका क्या रहेंगे, फिर फ्लोरीन एटम यहां पे आपका क्या करेंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, जुड़ जाएंगे। कैसे होगा, अब यहां पे देखिए आपका एक तो यहां पे 1 2 3 4 5 टोटल कितना बॉन्ड बन रहा है, 5 बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, 5 बॉन्ड बन रहा है इसमें। तो इसका जो मेन जो स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे, 5 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, कितना है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक 5s है, 3 आपका 5p है और एक आपका क्या है 5d है। टोटल कितना है आपका 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आपका 3 क्या है 3 आपका लोन पेयर है। ठीक है, 3 आपका लोन पेयर है और 2 आपका क्या है बॉन्ड पेयर है। क्या है आपका बॉन्ड पेयर है।
तो वैलेंस बॉन्ड के थ्रू आपका अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका ऐसा स्ट्रक्चर बनेंगे। ये जो दो बॉन्ड पेयर आएंगे ये आपकी एपिकल पोजीशन पे होंगे, और जो आपका तीन जो लोन पेयर है, ठीक है, ऐसे जो तीन लोन पेयर है वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेंगे। तो ऐसा आपका स्ट्रक्चर बनेंगे, लीनियर मॉलिक्यूल बनेंगे। और अगर इसकी शेप की बात करेंगे तो आपका क्या बनेंगे, ये ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्या बनेंगे आपका, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिड। दो, एक तो ट्राइगोनल है जहां पे लोन पेयर्स है, और जो आपका एपिकल पोजीशन पे आपका बॉन्ड पेयर है, तो ट्राइगोनल पिरामिड या जो आइटम्स है ये आपका क्या बनेंगे, लीनियर मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल बनाता है। ऐसे हम इसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन यहां पे क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। यहां पे प्रॉब्लम कहां पे आता है, ठीक है, यहां पे प्रॉब्लम इसलिए आता है कि यहां पे जो 5p और 5d ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी गैप है, ठीक है, ये यहां पे प्रॉब्लम अराइज कर देता है। प्रमोट कहां से हुआ आपका, 5p से 5d में। 5p से 5d में जब इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट होते हैं तो यहाँ पे इन दोनों की जो बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा रहता है। 960 किलो जूल पर मोल का एनर्जी डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये वाला एनर्जी का जो डिफरेंस है, इसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। वो क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, एक s ऑर्बिटल इसमें टेक पार्ट कर रहा है, 3p है, और sp3d इसका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, sp3d। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो p और d ऑर्बिटल की एनर्जी गैप की बात कर रहा है, जो कि हमने कहा 960 किलो जूल पर मोल है, किलो जूल पर मोल है। ये एनर्जी डिफरेंस, इतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस की वजह से क्या हो जाता है, ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू जो हमने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टीज आ जाता है। इसके साथ साथ क्या है, जो 5d जो इलेक्ट्रॉन है, 5d जो इलेक्ट्रॉन की जो हम कह सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, या इलेक्ट्रॉन जो हम यहाँ पे कह सकते हैं आपका जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, ज्यादा रहने से अब क्या होगा, अब इसके साथ आपका फ्लोरीन एटम का ऐड होना है। जब फ्लोरीन एटम यहाँ पे ऐड होंगे तो ये जो 5d इलेक्ट्रॉन की जो लार्ज इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम कर देगा। ठीक है, कम कर देंगे। लेकिन जब ये कम कर देंगे तो यहाँ पे जो वैलेंस बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन है वो भी वहां से क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, यहां से फिर डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए इसका जो यहाँ पे जो दो ड्रॉबैक वैलेंस बॉन्ड के थ्रू एक्सप्लेनेशन के थ्रू है वो आप ओवरकम देता है, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे इसको एक्सप्लेन करता है, इसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को, वो अब हम देखेंगे। अब यहां पे क्या है, हमारे पास एक जीनोन है, एक आपका फ्लोरीन एटम है, दो। ठीक है, जीनोन में अगर हम बात करें तो आपका 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ आपका यहाँ पे 5p में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहां पे अगर हम f की बात करें, फ्लोरीन की बात करें, 2f है। फ्लोरीन में हमारा क्या है, एक तो 2s है, दूसरा क्या है 2p है। यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ठीक है, यहां पे px हुआ, py, pz, ये 5p ऑर्बिटल है। यहां पे 2px, 2py, 2pz। ठीक है, ये आपका क्या है, अब ये दो, ये आपका जिनोन का ऑर्बिटल्स है, ये आपका फ्लोरीन का ऑर्बिटल्स है। अब क्या होता है कि आपका ओवरलैप होना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि ऑर्बिटल्स का ओवरलैप से, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से आपका क्या बनता है, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है। लेकिन जो ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उनका क्या होगा, ऑर्बिटल्स with
same symmetry will कंबाइन, और जो ऑर्बिटल्स जो कंबाइन होंगे उनका क्या रहना चाहिए, सिमेट्री सेम रहना चाहिए। अब यहाँ पे कंबाइन क्या होगा, एक तो आपका 5pz और यहाँ पे 2pz ऑर्बिटल क्या रहेंगे, कंबाइन होंगे। कंबाइन होने से अब यहाँ पे एक जीनॉन है, ठीक है, दो क्या है आपका फ्लोरीन एटम है। टोटल अब क्या हुआ, दो फ्लोरीन एटम और तीन क्या, एक क्या होगा जीनॉन, टोटल आपका 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके आपका क्या बनेंगे, आपका 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और 3 और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या रहेगा, एक आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा आपका नॉन बॉन्डिंग, दूसरा आपके क्या रहेगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और तीसरा जो है वो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये बॉन्डिंग कैसे बनेंगे, जब दोनों लोब्स का सिमेट्री एक जैसा होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो जीनोन आपका ये है, यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन हो, लीनर कॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक है। बॉन्डिंग कब बनेंगे, अगर हम इसको मानेंगे ये वो पॉजिटिव लोब है, ये नेगेटिव लोब है आपका जीनोन का, तो यहां से भी बॉन्डिंग बनने के लिए क्या आना चाहिए, आपका फ्लोरीन का यहां से पॉजिटिव वाला आना चाहिए, यहां से आपका क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ये सेम लोब की ओवरलैपिंग से आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। नॉन बॉन्डिंग कैसे बनेंगे, इस साइड से तो आपका क्या होगा, सेम लोब होंगे, ठीक है। इस साइड से क्या होगा, आपका डिफरेंट लोब होंगे, यहां से पॉजिटिव साइन वाला होंगे, यहां से नेगेटिव, तो ये दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे तो आपका नॉन बॉन्डिंग बनेंगे। एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या होगा, आपका टोटली डिफरेंट होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे इसका नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन से आपका क्या बनता है, अगर दोनों का लोब सेम हो, साइन सेम होगा तो कंप्लीट आपका ओवरलैप होंगे तो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर एक साइड आपका जैसे कि ये वाला सेम साइन है, ये डिफरेंट है, तो नॉन बॉन्डिंग बनेंगे। अगर दोनों साइड डिफरेंट है तो आपका क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास 2 फ्लोरीन एटम है, ठीक है, 2 फ्लोरीन एटम है, इसमें आपका है 2pz ऑर्बिटल है दोनों फ्लोरीन का, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लोरीन का है, यहाँ पे फिर क्या होगा, आपका जीनोन होगा। जीनोन का थोड़ा एनर्जी लेवल ऊपर रहेगा क्योंकि फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो थोड़ा नीचे आएंगे। जीनोन के 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2pz ऑर्बिटल में। अब इनकी कॉम्बिनेशन से क्या बनेंगे, आपका 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक आपका क्या बनेंगे, बॉन्डिंग बनेंगे, ठीक है, दूसरा आपका क्या रहेगा, ये आपका एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, और जो लास्ट जो आपका बनेंगे ये आपका नॉन बॉन्डिंग बनेंगे, ठीक है, सॉरी ये आपका नॉन बॉन्डिंग बनेंगे, और ये आपका क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, ठीक है। अब टोटल हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे होता है, एनर्जी की हिसाब से, तो सबसे कम एनर्जी आपका क्या रहेगा, बॉन्डिंग का, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चले जाएंगे, फिर 2 और बचा हो क्या होगा, आपकी नॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे। तो ऐसे आपका क्या होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हिसाब से आपका जो XeF2 में जो बॉन्डिंग होता है उसको हम कहते हैं 3 सिंटेट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम 3 सिंटेट इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉन्डिंग जो है इसको हम कहते हैं, इसमें 3 सिंटेट 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इस जो बॉन्डिंग है XeF2 में उसको हम कहते हैं 3 सिंटेट 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हम कहते हैं, ठीक है।
इसको कंपैरिजन हम कर सकता है जो कि हमने डाइबोरेन में B2H6 में हमने बॉन्ड डिस्कस किया था, ठीक है। बनाना बॉन्ड के बारे में हमने 3 सिंटेट 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमने डिस्कस किया था डाइबोरेन में। उसी टाइप का यहाँ पे भी क्या है आपका 3 सिंटेट 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपका XeF2 में होता है, ठीक है। तो ये है आपका XeF2 में कैसे बॉन्डिंग होता है। इसी तरह अगर हम XeF4 में देखें, XeF4 में अगर हम वैलेंस बॉन्ड के थ्रू अगर हम इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करें XeF4 में, तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा 5s ऑर्बिटल है एक तो आपका जिनॉन का जो कि कंप्लीट फिल्ड है। इसके बाद आपका 5p ऑर्बिटल है जिसमें क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 5d क्या है खाली है, ठीक है। 5d क्या है खाली है। अब क्या होगा XeF4 की केसेस में, एक्साइटेड में क्या होगा आपका 5s इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही रहेंगे। अब 5p इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे 5d में एक्साइट होंगे, 1 2 ये रहेंगे, इसमें एक रहेंगे। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन 5p से 5d में क्या रहेंगे एक्साइट होंगे। यहां पे जो अब क्या होगा, जो 4 हमारा फ्लोरीन एटम है 1 2 3 4, यहां पे एक फ्लोरीन एटम, यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक, 4 फ्लोरीन एटम आपका यहां पे क्या बनेंगे जो XeF4 में इस तरह आपका बनेंगे। यहां पे क्या रहेगा 4 बॉन्ड पेयर रहेंगे, 4 आपका बॉन्ड पेयर रहेंगे, और आपका 2 क्या रहेंगे आपका लोन पेयर रहेंगे, 2 क्या रहेंगे आपका लोन पेयर रहेंगे। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपका ऐसा मिलता है, यहाँ पे 4 फ्लोरीन एटम ऐसे मिलेंगे, जो 2 लोन पेयर आएंगे वो ऐसे मिलेंगे। स्क्वायर प्लेनर आपका क्या मिलेंगे स्ट्रक्चर मिलेंगे इन केस ऑफ XeF4 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर थर्ड जो है XeF6 की बात करते हैं, FeX6 में क्या होगा, सब यहां पे फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होके कहां चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे भी क्या है एक फ्लोरीन एटम रहेंगे, यहां पे भी एक फ्लोरीन एटम, तो क्या होगा टोटल यहां पे 6 जो है, 4 3 इधर 3 इधर 6 इसमें आपका बॉन्ड पेयर रहेंगे, और एक क्या रहेंगे आपका 1 क्या रहेंगे आपका लोन पेयर रहेंगे, जो कि कहां है 5s में 1 लोन पेयर रहेंगे, 6 बॉन्ड पेयर रहेंगे इन केस ऑफ XeF6 में। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये कैपेट ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है आपका इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो कैपेट ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनता है। एक फ्लोरीन इधर रहेंगे, ठीक है, एक इधर रहेंगे, क्योंकि एक इस पे क्या है आपका लोन पेयर भी है, ठीक है। एक फ्लोरीन इधर रहेंगे, और एक फ्लोरीन आपके क्या रहेंगे यहां पे रहेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऐसा स्ट्रक्चर आपका बन जाएंगे यहां पे, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर है, इसके साथ आपका यहां पे भी क्या बनेंगे बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे आपका, ऐसा क्या बनेगा आपका, और जो लोन पेयर रहेंगे वो यहां से इस तरह आपका बाहर आ रहा होगा। और ये जो लोन पेयर है इसीलिए इसको हम कहते हैं कैपेट ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर, कैपेट ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। ये जो लोन पेयर है, ये जो 8 जो फेस इस पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेस इस पे ऐसे रोटेट हुए आपको देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ XeF6 में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी जो XeF6 की केस में है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। XeF4 की केसेस में अब क्या रहेगा, हमने कहा था 3 सिंटेड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, अब यहां पे क्या रहेगा 4 सिंटेड 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन केस ऑफ XeF4। आपको जिस तरह हमने XeF2 का बनाया था उसी तरह आपको XeF4 का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका इनकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में। तो कुछ स्ट्रक्चर्स हम इधर बोर्ड पे बना के आपको दिखाएंगे जो कि आपको बाद में हेल्पफुल
तो यहाँ पे हम कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं आपके जिनोन, जैसे कि जिनोन हेक्साफ्लोराइड है, ये आपका स्लाइडली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल रहता है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आपका एक लोन पेयर भी रहेंगे इन केस ऑफ एक्सिस पे, जिसका स्ट्रक्चर स्लाइडली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल होता है। नेक्स्ट जो है आपका जिनोन ट्राइऑक्साइड है, जिसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, 3 ऑक्सीजन और एक लोन पेयर होता है। जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड में आपका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, या आप इसको ऑक्टाहाइड्रल with one axis occupied by a lone pair, इसको आप स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर इन केस ऑफ XeO4 देख सकते हैं। यहाँ पे XeO2 F2 में देखो आप ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, जिसमें एक ट्राइगोनल के एक्सिस लोन पेयर ऑक्युपाई कर रहा है, बाकी 2 ऑक्सीजन और 2 एपिकल पोजीशन फ्लोरीन ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। पर जीनेट में XeO6 में आपका रेगुलर ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। और अगर आपका XeO4 में जिनोन टेट्रा ऑक्साइड में आपका रेगुलर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो ये है कुछ स्ट्रक्चर्स आपके जिनोन फ्लोराइड्स या जिनोन ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है। तो ये है आपका आज की जो क्लासेस में हमने जिनोन कंपाउंड्स के बारे में, जहाँ पे फ्लोराइड, ऑक्साइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड्स, इसके साथ इनका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।